नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे किसानों की, कृषि क्षेत्र की क्या उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने को लेकर किया था। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा था, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए ये उचित है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए जाएं, वो किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहते हैं। अब किसानों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाओं का ऐलान करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदीनगर इलाके के किसानों को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। सवाल खेती पर बढ़ते खर्च का है, समय पर गन्ने का भुगतान न मिलने का है और क्लाइमेट चेंज का भी है, जिसकी वजह से फसलों के चक्र पर असर पड़ रहा है। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदीनगर इलाके में हैं और मेरे साथ यहाँ पर इस इलाके के कुछ किसान हैं जो पिछले कई दशक से इस क्षेत्र में खेती करते रहे हैं। खेती को लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब कार्यभार संभाला तीसरी बार तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारे कार्यकाल का फोकस जो है वो किसान और कृषि क्षेत्र होगा और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पर प्रधानमंत्री ने इस फाइल पर साइन किया था। इस बार कृषि क्षेत्र को लेकर आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, ये जो 2000 रुपये मिलते हैं हमें, ये हमसे से वापसी ले लो। हमारा पेमेंट टाइम पर दबा दो। अब भी 15 जनवरी तक का पेमेंट हुआ। आप गन्ने की पेमेंट की बात कर रहे हैं। गन्ने के पेमेंट अब भी 15 जनवरी तक का हुआ। हम तो ब्याज पे ले लेके अपना काम चला हुआ है। उससे ज़्यादा तो ब्याज दे दें हम, हमें फ़ायदा हो रहा है उसका। चाहे हमसे उल्टा ले लो और 2000 रुपये। खेती करना जो है लागत बढ़ गई। लागत बढ़ गई। हाँ, लागत बढ़ रही है। क्या क्या बढ़ा है? जैसे मतलब बीज है वो महंगा है जी। फिर जो खाद पहले 50 किलो आया था, 45 किलो और लगा है जी। ये जो केमिकल है, ये केमिकल जो है इनके रेट डोडे हो गए और टाइम पे यूरिया नहीं मिलता है जी। तो किसान कहाँ से उपज करेगा? तो लागत बढ़ गया है। और किस चीज का लागत? लेबर बढ़ गया, लेबर दुगनी हो गया। जो नफरी पहले 100-150 रुपये में काम करती है, अब 300 रुपये ले रही है। डबल हो गया। जस्ट आमदनी घट, हमारी जो उपज है वो घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। एक सोच ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे मिलते हैं किसानों को, 2000 रुपये हर 4 महीने में मिलते हैं, 6000 रुपये साल में मिलते हैं, उसे बढ़ाया जाए। ये एक सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखा गया है। आपको लगता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा मिलता है वो बढ़ाना जरूरी होगा? नहीं, बढ़ाना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर ये है कि किसान को वैसी सुविधाएं ज़्यादा दे दी जाए जिससे कि वो कर्ज ना निकाल पावे। असली बात ये है, जो ये बता पा रहे हैं हम कि उन्होंने जो बताइए सही बताइए। 2000 रुपये चाहे वापस और ले लो, टाइम से पेमेंट मिल जाए किसानों को। टाइम से पेमेंट, किसान सम्मान निधि टाइम से पेमेंट मिल जाए। उसका मेन कारण है बच्चों के एजुकेशन में फीस के लिए टाइम से पैसा नहीं जा पाता, वो लेना पड़े। हारी बीमारी है, ब्याह शादी है, उसमें अदरवाइज इंगे तिंगे से कर्जा लेना पड़े, उसमें ज़्यादा ब्याज देना पड़े। टाइम से पेमेंट मिले और तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये है। ये भी एक सोच है कि मनरेगा के तहत नए काम को भी जोड़ा जाए। जो मनरेगा में मजदूरी मिलती है लोगों को, जो मजदूर काम करते हैं गाँव में, उसके तहत नए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। जैसे कृषि से जुड़े जो गतिविधियां हैं उनको भी अगर शामिल किया जाए मनरेगा में तो अच्छा होगा।
पैसा जी देखो किसानों को क्या चाहिए, किसानों को चाहिए अपना टाइम पे पैसा, पेमेंट टाइम पे मिला और हमारी फसल का हमें वाजिब रेट मिला, हमें रेट भी कुछ ना मिल रहा। अब 20 रुपए गन्ने पे बढ़ा दिए जी, लेकिन और तो अलग पैसे तो और चीजों पे घने दुगने बढ़ा दिए। एक और जो सुझाव वित्त मंत्री के सामने उद्योग जगत की तरफ से और दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से रखा गया है, वो एलोकेशन बढ़ाने को लेकर है। कृषि क्षेत्र में सरकार जो एलोकेशन करती है उसे और बढ़ाया जाए, जिससे कि नया निवेश हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके और जिससे कि कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है वो और बढ़ाई जा सके। हुस्न सिंह जी, आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में सरकार जितना पैसा निवेश करती है, जो जिसको बजटीय आवंटन बोलते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए तो इससे क्या क्या फायदा होगा? मतलब अभी क्या मुश्किल है, उससे क्या फायदा? नहीं, मुश्किल तो किसान के सामने सारी मुश्किलें हैं। बताइए ना, बीज नहीं मिलता टाइम पे, खाद नहीं मिलता, ये सब मिले टाइम पे मिले तो उसके लिए बजट बढ़ाया जाए ताकि किसानों की पूर्ति समय पर पूर्ति हो। और सबसे बड़ी बात किसान की है, किसान की फसल का रेट उचित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई इससे कम नहीं बिकेगी। ये सुझाव भी था कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन का कम से कम काम मिलता है साल में, उसको बढ़ाया जाए। आपको लगता है जरूरी हो? जरूरी है, इसका फायदा जरूरी फायदा है, फायदा है जी। जैसे हमारी ये नहर का है जी, पहले गवर्नमेंट वो खसवाती थी जो है नालियाँ, बम्बे, रजवाए, अब इनका पानी नहीं आ पाता। अब 15 किलोमीटर घट गया, हेड से टेल तक 15 किलोमीटर की पानी पहुंच जाता, अब टेल से 15 किलोमीटर पानी रुक गया। तो मनरेगा के तहत जो काम सरकार देती है, हाँ जी। उसका कार्य बढ़ाने का भी एक फैसला हुआ है कि कृषि से जुड़ी कुछ गतिविधियां हैं उनको भी शामिल किया जाए। शामिल किया जाए, अच्छा होगा, होनी चाहिए। किसान को फायदा, क्या फायदा? किसान को फायदा होगा। जैसे अब नाली है बम्बे रजवाए से जो निकलती है, उसमें अगर मनरेगा को उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा तो टाइम पे पानी जो जाएगा, पूरा पानी जाएगा साफ उसका। इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को मिलेगा। सिंचाई के उसमें जोड़ना चाहिए उसको। सिंचाई के लिए फायदा होगा, बहुत फायदा होगा सिंचाई के लिए, क्योंकि टाइम पे वो साफ हो जाएगी और साफ होने के बाद में जो पानी तो बहुत तेजी से चलता है, तो उसमें जो हमारी खेती है वो ज्यादा जो सिंचाई हो जाएगी। तो मनरेगा के दायरे में तब फिर और किस किस तरह के काम को शामिल करना होगा इसके लिए? मनरेगा के लिए तो मनरेगा में तो देखो, आपने कहा सिंचाई के लिए पानी, सिंचाई भी है और मनरेगा तो गाँव में भी है बहुत, उसके लिए रोजगार लोगों को मिलेगा, वर्कर्स को जो कृषि क्षेत्र में जो बिल्कुल उनको भी रोजगार मिलेगा। उनका जो है, जैसे वो अब लोग जाते हैं सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं अपना शहर में, नहीं काम मिलता उन लोगों को, तो कुछ काम तो उनको मिल जाएगा। और एक ही सवाल जिस पर मैं यहाँ पर किसानों से बात करूंगा वो सब्सिडी को लेकर है, कृषि सब्सिडी को लेकर है। हुस्न सिंह जी, आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिए जो सरकार अब तक सब्सिडी देती है, चाहे वो खाद पे हो, बिजली पे हो, बीज पे हो, आपको लगता है कि इसको नए सिरे से देखने की जरूरत है? हाँ, सब्सिडी बढ़ा के उसका कट्टे का रेट घटा दो, यूरिया का, डाई का, सब्सिडी जो है वो कम कर, अधिक करनी चाहिए। जो पहले हमें मिल रही है उससे भी दुगुनी की आवश्यकता है फसलों को देखते हुए। किस किस चीज़ पे सब्सिडी बढ़नी चाहिए? जैसे यूरिया है, डीएपी है, हमारे रासायनिक उर्वरक है, उन पर होनी चाहिए। ये हमारे खेती के यंत्र है जी, जो हमें ट्रैक्टर हुआ और हमारा ये जो टीलर वगैरह, जो भी यंत्र है, जो भी यंत्र है, ट्रैक्टर है, टीलर है, हैरो है, जो भी जितने भी सामान है उस पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। किसानों को फायदा तभी मिलेगा तब उनको सब्सिडी मिले उनको। इससे आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे खेती में। हाँ जी, खेती में अब तो बिना ट्रैक्टर के खेती नहीं हो रही अब तो, क्योंकि पहले बैलों से खेती होती थी, अब बैल रहे नहीं, क्योंकि अगर बैलों से करते हैं तो वो उपज नहीं हो पाती, जो अब इस तरह मशीनरी से हो रहा। मशीनरी का युग हो गया और मशीनरी में जो महंगाई इतनी होगी कि लोग बाग उसको खरीद भी नहीं पाते। जी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका जी। डीजल पे सब्सिडी देते किसानों को कि अपना ट्रैक्टर में जो ये रहे उसका कार्ड बना दे या कुछ कर दे तो थोड़ा रेट उसका कम कर दे, सब्सिडी उसको दे दे डीजल पे। किसानों की शिकायत है कि उनको कई फसलों की एमएसपी नहीं मिल पा रही है। वो चाहते हैं कि सरकार मौजूदा व्यवस्था को बदले और उसे और कारगर बनाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलें हैं उनकी जो भारत सरकार तय करती है,
उस रेट पर किसानों को वो कीमत मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं, कई बार इस पर सवाल उठाए। हुस्न जी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो व्यवस्था है, इसके तहत जो गेहूं चावल इसकी जो एक एमएसपी सरकार तय करती है, क्या उस रेट पे आपसे अनाज खरीदा जाता है? नहीं, अब तो इस साल तो फिलहाल खरीद लिया, लेकिन बाजी फिर उससे अब 500 रुपये कम हो जा, एमएसपी से 500 रुपये कम हो जा रहे हैं। नहीं खरीद लीजिए। हाँ, नहीं इस साल तो खरीद लिया खैर। तो यो अगर पक्का हो जा कि यो भाव बिकना जो भाव तो सरकारी तय करे, तो इस पर वो तो हो, ये बाजार में ये तो लगा दे कि इस भाव पर से कम खरीदना नहीं है जी। यानी एमएसपी रेट जो तय होता है, रेट जो तय होता है उससे अगर कम कोई खरीदता है, कोई भी व्यापारी खरीदता है, उस पर मतलब अपराधी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसका मतलब उस पर जो गवर्नमेंट जो भी मतलब उस पर जुर्माना चाहे वो लगाए, लेकिन एमएसपी से जो तय करती होता है उससे कम नहीं खरीदना चाहिए। किसान को उसको नुकसान होता है। जैसे अभी गन्ना हमारा मिल में 370 रुपये था एमएसपी जो गन्ना खरीदा जा रहा था, उसके जब मिल बंद हो गया तो हमने जो गन्ना गेरा है वो 200 रुपये कुंटल में गेरा है, तो हमें कितना 170 रुपये का नुकसान हो गया। गन्ने के लिए तो एफआरपी होता है, एफआरपी। हाँ, एफआरपी होती है। फेयर एंड रेम्युनरेटिव। हाँ, वो होता है। लेकिन आपको लगता है कि जो एफआरपी रेट जो तय किया गया उससे कम पे मिल ने खरीदा आपसे? हाँ, उस मिल ने नहीं खरीदा, करे 100 रुपये, प्राइवेट करे 100 रुपये, लेकिन उनको भी इससे कम पे मतलब बैन लगना चाहिए, इससे कम नहीं खरीद सकते। जब मिल 270 खरीद रहा है तो 200 वो क्यों 200 रुपये खरीद रहे? तो क्या सभी फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है वो कीमत मिलती है किसानों को? वो नहीं मिल रही, नहीं मिलती। वो नहीं मिल रही। तो परेशानी कहाँ पर है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है? सुधार ये है, जो हम अपना वो बेचे हैं, जैसे गेहूं बेचे हैं, मंडियों में ले जावे हैं, वो अपने मनमानी ढंग से लेवे हैं। अच्छा, जो खरीदार है वो मनमानी रेट से ले रहा है। क्या देता है, इस रेट में देना दे नहीं तो अपने ले जा वापसी। वो वापसी क्या करेगा किसान को? तो बेचना तो मजबूरी है, मजबूरी उसे पैसे की। यानी इस व्यवस्था में एक सुधार बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था एमएसपी पे सुधार होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये, जो किसान अपना अनाज या गेहूं या चावल जो भी लेकर मंडी में ले जा रहा है, वो अगर उस सुधार से मतलब कम पे खरीद रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ किसान संगठनों ने मांग की है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। बिल्कुल कानून बनना चाहिए। इसमें जो कानून बने तो वो लोग भी डरेंगे। जो अपना जो एमएसपी का रेट फिक्स है, तो अगर वो इससे कम पे लेंगे तो उनको ये डर रहेगा कि भाई हाँ हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एमएसपी तो अच्छा, कुछ एमएसपी इन्होंने कुछ फसलों में ऐसी लगा दी, जैसे हमारे यहाँ पे, आप हमारे यहाँ आए हैं तो सपोज करो हमारे कपास नहीं होती, अब इन लोगों ने कपास है, दाल है, उन पर उनका एमएसपी के रेट फिक्स कर दिए। जब हमारे यहाँ वो चीज़ होगी तो एमएसपी का रेट हमें मिलेगा कहाँ? हमारे यहाँ गन्ना, मेन फसल गन्ना। सरकार कह रही दाल बो, हम दाल बोने को तैयार है, यहाँ बहुत है दाल, लेकिन लील गाय और ये गाय और ये सांड ये खा जा, तो इस वजह से नहीं बोलते हम दाल बोल रहे हैं। लील गाय को जुगाड़ करो, लील गाय पकड़ो, जंगली जानवर फसल वनों में छोड़ो लील गाय हो, ये चूट ले ऊपर लो जी। हाँ, अगर हेड बोगे तो हेड के ऊपर लो चूट ले। ये बिटोड़े पहले घिया तोड़ी बोलते थे, उन्हें भी खा जा, वे भी बोनी बंद कर दी लोगों ने जी। यानी एमएसपी व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सबको इंतजार बजट का है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री इस बार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या बड़े ऐलान करती हैं। किसान संगठनों और उद्योग जगत ने इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कृषि क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने को लेकर कई नए प्रस्ताव रखे हैं। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ और पूर्व कृषि सचिव रहे सिराज हुसैन। पहला सवाल ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में उद्योग जगत की तरफ से कहा गया है कि जो 6,000 रुपये की राशि साल में मिलती है, 2019 में ये योजना शुरू की गई। इन्फ्लेशन 5-6 साल में
5-6% के आसपास औसतन रहा है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको लगता है ये सुझाव कारगर होगा? देखिए, कई राज्य ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हैं कि वो 6,000 रुपये में इजाफा करके अपने राज्य सरकार के बजट से पीएम किसान में कुछ धनराशि किसानों को देंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा कदम है, मगर इस साल क्योंकि अब कोई बहुत बड़ा लोकसभा का इलेक्शन या कोई और बड़े राज्यों का इलेक्शन इस साल नहीं होना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस बजट में पीएम किसान निधि को बढ़ाएगी। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य अपनी तरफ से चाहें वो एक इजाफी अमाउंट दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश ने और इससे पहले कई राज्यों ने, ये उड़ीसा वगैरह ने अनाउंस किया है कि वो एक इजाफी धनराशि देंगे। जी, मैंने बहुत सारे किसानों से मुलाकात की है मोदी नगर और आसपास के इलाकों में, और लगभग सभी का ये कहना था कि जो इनपुट कॉस्ट है वो उनका लगातार बढ़ता जा रहा है और कमाई जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। वो चाहते हैं कि वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर विचार करें। वो चाहते हैं कि खाद जो है वो कई जगहों पर मिलना मुश्किल हो रहा है, बीज की उपलब्धता भी समय पर कई बार नहीं हो पाती है। तो आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाना एक ज़रूरी विकल्प है वित्त मंत्री के साथ? देखिए, आवंटन बढ़ाना इस क्षेत्र की मदद करने के लिए एक पॉसिबिलिटी है और स्कीम्स को बेहतर तरीके से चलाना एक दूसरा ही डिबेट है। तो अगर किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिल रहा है या उनको बीज समय पर नहीं मिल रहा है तो वो तो एक प्रशासनिक मुद्दा है और उसको राज्य सरकारें हल कर सकती हैं, क्योंकि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। आमतौर पर सभी फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ तक एलोकेशन बढ़ाने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए ये ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट रिसिलिएंट बीज बनाएं और किसानों तक पहुंचाएं, जिससे कि सूखे की स्थिति में या बाढ़ की स्थिति में जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता में कमी ना आए। इसमें कुछ काम हुआ भी है, लेकिन इस एलोकेशन को मैं समझता हूँ बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो किसानों के आंदोलन के बाद से सरकार ने भी रियलाइज़ कर ली होगी, वो ये है कि एपीएमसी को ख़त्म कर देना समस्या का हल नहीं है, बल्कि एपीएमसीज़ को मजबूत करना समस्या का हल है। तो मैं ये समझता हूँ कि एपीएमसीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पर बेहतर तरीके से ग्रेडिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए जो अनाज वहाँ आता है, तो इन सब चीज़ों के लिए एपीएमसीज़ को और बेहतर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि शायद वित्त मंत्री इस साल अपने बजट में अनाउंस कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल जलवायु परिवर्तन को लेकर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट्स किया है कि कई बार फरवरी में पिछले साल जैसे ओलावृष्टि हुई थी, कई जगह जो गेहूं के किसान थे उनकी आधी फसल ख़राब हो गई। फिर मार्च महीने में हीट वेव जैसी स्थिति आ गई थी, उसका भी बुरा असर पड़ा था गेहूं की फसल पर। और किसान ये चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चुनौती से निपटने के लिए, किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए वित्त मंत्री को नए ऐलान करने चाहिए, एक नया रोड मैप पेश करना चाहिए। आपने भी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात की है। इस संदर्भ में क्या नए प्रस्ताव हैं आपको लगता है जिस पर वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमें ऐसे बीज डेवलप करने चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हों, और अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो बीज बिल्कुल विदर अवे ना हो जाए। तो इसमें आईसीएआर का एक प्रोजेक्ट है निकरा, उस पर काम हो रहा है, लेकिन उसका एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑलरेडी चल रही है, वो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। 2015-16 में जब मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था तो वो स्कीम बनाई गई थी। उस स्कीम के तहत बहुत से राज्यों में किसानों को कंपनसेशन यानी कि क्लेम मिले हैं अगर उनकी फसल नहीं उग सकी है, लेकिन कुछ राज्यों में उसमें अभी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और एक अच्छा फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि अब राज्यों से कहा गया है कि 30% क्लेम्स का सेटलमेंट जो सैटेलाइट या टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रॉप लॉस होगा, जो असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे होगा, और 70% क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस स्कीम को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है उसको बढ़ाया जाए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, वेदर स्टेशंस या ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल वो किया जाए, जिससे कि किसानों को समय पर और तत्परता के साथ उनको क्लेम मिल सके।